रमेश अपनी पत्नी कविता, 5 साल के बेटे चिंटू और अपनी बुजुर्ग माँ के साथ एक छोटे घर में रहता था। एक रोज सुबह सुबह कविता नाश्ता बना रही थी और रमेश घर के बाहर अपनी पुरानी साइकिल धो रहा था। यह साइकिल मेरा बहुत बड़ा सहारा है। तभी घर के अंदर से कविता ने अपने बेटे चिंटू से कहा, चिंटू जाओ पापा को जाकर बोल दो, नाश्ता तैयार हो चुका है। चिंटू बाहर भाग कर गया और अपने पापा से बोला, पापा नाश्ता तैयार हो चुका है। मम्मी बुला रही हैं। आपकी साइकिल तो बिल्कुल चमक गई। आप जाकर नाश्ता कीजिए। मैं इसे सूखे कपड़े से पोंछ देता हूँ। अरे वाह बेटा, तब तो मेरी मदद हो जाएगी। खैर रमेश अंदर जाकर नाश्ता करने लगा। नाश्ता करने के बाद रमेश अपनी साइकिल से ढाबे की तरफ निकल पड़ा। कुछ देर में रमेश अपने ढाबे पर पहुंच गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक भी आ गया अपनी कार से। क्या बात है रमेश, आज फिर मुझसे पहले पहुंच गए, वो भी साइकिल से। खैर कुछ देर बाद बाकी लोग भी आने लगे। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे और रमेश भी अपने काम में लग गया। क्योंकि रमेश खाना बनाने का काम करता था, तो इस तरह रमेश की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक रात जब रमेश अपने ढाबे से वापस घर लौटा, तो देखा कविता और उसकी सास चिंटू के सर पर पट्टी रख रही थी। अरे कविता, क्या हुआ चिंटू को? अरे मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। देखिए ना, चिंटू को बहुत तेज बुखार चढ़ा है। रमेश ने अपनी साइकिल के आगे वाले हैंडल पर अपना रुमाल लपेट दिया और उसके ऊपर ही चिंटू को बिठा दिया। इस तरह वो चिंटू को लेकर डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंच गया। अरे देखिए ना डॉक्टर साहब, इसे बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। रमेश घबराओ मत, इस मौसम में ऐसा होता है। इसे बहुत तेज वायरल फीवर हो गया है। लगातार 3 दिन तक दवाइयां खिलाते रहना, यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जल्दी से चिंटू को लेकर जाओ और दवाई खिलाने से पहले कुछ खिला देना। तुम्हारे 300 रुपए हुए। डॉक्टर साहब, जल्दी जल्दी में पैसे लाना तो मैं भूल ही गया। मैं आपको कल ढाबे में जाते हुए रास्ते में दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैंने बहुत दिनों से पालक पनीर नहीं खाया। कल मैं तुम्हारे ढाबे पर आऊंगा और इन पैसों के बदले तुम मुझे पालक पनीर खिला देना। मैं अपनी पत्नी को भी लेकर आऊंगा। अरे अरे क्यों नहीं डॉक्टर साहब, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। रमेश चिंटू को लेकर घर आया, फिर उसे दवाई खिला दी। कुछ देर में उसका बुखार कम हो गया। 2 दिन में चिंटू एक बार फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। फिर एक रात रमेश घर तो लौटा, लेकिन अकेले नहीं, बल्कि अपने मालिक के साथ। रमेश के हाथ और पैरों में पट्टी बंधी हुई थी। कविता, उसकी सास और चिंटू उसे इस हालत में देखकर हैरान हो गए। भाई साहब, क्या हुआ मेरे पति को? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? देखिए, रमेश बाकी कर्मचारियों के साथ खाना बना रहा था। तभी अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे कई लोग घायल हो गए। उसमें से एक रमेश भी था। मैंने इसकी ड्रेसिंग करवा दी है। इन्हें कल ही किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। इनकी साइकिल मेरे ढाबे पर खड़ी है, मैं कल भिजवा दूंगा। इतना बोलकर मालिक वहां से चला गया। इधर रमेश को कविता ने बिस्तर पर लेटाया और उसकी मां रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? इतनी बड़ी घटना अचानक कैसे हो गई? सासू मां, चिंटू पापा को परेशान मत करो, शायद उन्हें बोलने में तकलीफ हो रही है। नहीं कविता, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि इस घर में कमाने वाला सिर्फ मैं था। अब पता नहीं हमारा क्या होगा। वो सब आप मत सोचिए। अगले दिन कविता और चिंटू उसी क्लिनिक पर गए और डॉक्टर साहब को बुलाकर लाए। इनकी हालत तो बहुत खराब हो चुकी है। हर दिन इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। लगातार 3-4 महीने दवाइयां चलेंगी, इंजेक्शन लगेंगे, तब जाकर यह ठीक हो पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब 3-4 महीने तक रमेश कोई काम नहीं कर पाएगा। अम्मा, काम करने की तो छोड़ो,
लगातार 2 महीने तक तो यह बिस्तर से भी नहीं उठ पाएंगे। घबराइए मत, मैं इन्हें पूरी तरह ठीक कर दूंगा। मैं थोड़ी देर बाद अपने कंपाउंडर के हाथों दवाइयां भिजवाता हूँ और वही ड्रेसिंग भी करके जाएगा हर रोज। ठीक है डॉक्टर साहब। खैर डॉक्टर साहब चले गए। कुछ देर में रमेश के ढाबे से एक लड़का आया और उसकी साइकिल देकर चला गया। तो इस तरह धीरे धीरे उसका इलाज चलने लगा। कुछ ही दिनों में उसके इलाज में लगभग सारे पैसे खर्च हो गए। फिर एक रोज सासू माँ ने कहा, 1 महीने से इनका इलाज चल रहा है, अब तो पैसे भी खत्म हो गए। ऐसा करती हूँ, मैं अपने गहने बेच देती हूँ ताकि इनका इलाज ना रुके। तेरे जैसी बहू भगवान हर किसी को दे। कविता ने अपने जेवर बेच दिए और उसका इलाज जारी रखा। लेकिन धीरे धीरे वह पैसे भी खत्म हो रहे थे, क्योंकि बाकी के पैसे खाने पीने में भी तो खर्च हो रहे थे। फिर एक रोज रमेश जी से कविता ने कहा, सासू माँ अब तो हमारे पास कुछ बेचने के लिए भी नहीं बचा। इन्हें ठीक होने में अभी कम से कम 2 महीना लगेगा, इसलिए अब मुझे कोई ना कोई काम पकड़ना ही होगा। अरे कविता, लेकिन तुम क्या काम करोगी? जो काम आप करते थे वही काम आपके बदले अब मैं करूंगी। और वैसे भी मैं आपसे अच्छा खाना बना लेती हूँ। अगले दिन कविता उसी ढाबे पर चली गई जहां पर रमेश काम करता था और मालिक से काम मांगने लगी। देखो कविता, यह कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि गांव है। इस गांव की महिलाएं घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। अब तो बुरा मत मानना, लेकिन मैं आपको काम पर नहीं रख सकता। कविता उसके सामने विनती करती रही, लेकिन मालिक ने उसकी एक न सुनी। वापस लौटते वक्त वो मन ही मन सोचने लगी, आज के समय में भी लोग स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही होगा। वो जब अपने घर पहुंची तो घर के बाहर खड़ी रमेश की साइकिल पर उसकी नजर पड़ी। साइकिल देखकर उसके मन में एक विचार आया, जो काम मेरे पति करते थे वही काम मैं भी करूंगी, लेकिन किसी दूसरे के अंडर नहीं बल्कि खुद मालकिन बनकर। मैं अपना ढाबा इसी साइकिल पर शुरू करूंगी। इस बारे में उसने अपने परिवार से बात की। फिर अगली सुबह उसने चाय, कॉफी, मक्खन, ब्रेड, सारा सामान उसने अपनी साइकिल पर रख लिया और गली गली जाकर बेचने लगी। सबसे पहले उसने स्कूल और फैक्ट्री के बाहर जाकर नाश्ता बेचा। सारे मजदूर उसके पास आ गए। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया, इसलिए मजदूरों ने कहा, बहन जी, ये खाना जो है बिल्कुल घर जैसा है। हाँ, हम लोग यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है। तो क्या आप हमें हर रात इसी जगह खाना दे दोगी? हम कुल मिलाकर जो है कितने 50 लोग हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अपना पता दीजिए, मैं 50 लोगों का टिफिन आपके रूम तक पहुंचा दिया करूंगी। तो इस तरह पहले दिन से ही उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। हर दिन 50 टिफिन का आर्डर उसे पहले दिन ही मिल गया। सुबह जब कविता साइकिल ढाबा लेकर निकलती थी और रात को वापस आती थी, तो गांव की औरतें उसे ताने देने लगी, ये देखो हमारे गांव की बेइज्जती करवा रही है, औरत होकर साइकिल पर चलता फिरता ढाबा खोल दिया इसने। लेकिन कविता किसी की भी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वो चुपचाप अपना काम किए जा रही थी। धीरे धीरे वो पूरे इलाके में प्रसिद्ध होने लगी, साइकिल पर चलता फिरता ढाबा के नाम से। ये बात जब कलेक्टर तक पहुंची, तब उसने पूरे गांव के सामने कविता को सम्मान दिया। वहां पर ढाबे का मालिक भी मौजूद था। अब गांव वालों का सर शर्म से झुक गया। तभी ढाबे का मालिक मन ही मन सोचने लगा, मैं पिछले 20 सालों से अपना ढाबा चला रहा हूं, पर मुझे तो आज तक कोई पुरस्कार नहीं मिला। मुझ में और कविता में अंतर सिर्फ इतना है कि मैं किसी की प्रेरणा नहीं बन पाया। वेल डन कविता बहन, अब हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब कविता पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गई। जब रमेश पूरी तरह ठीक हो गया, तब दोनों ने मिलकर उसी गांव में खुद का ढाबा खोल लिया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगे।